नमस्कार दोस्तों, हमारे आईडी साइट के नेटवर्क में आपका स्वागत है। हमारे आज के चर्चा का विषय है दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा तंत्र, और इस चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अमरीश ढाका, सह आचार्य अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली। और इसी के साथ मैं सर का स्वागत करना चाहूँगी। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे आज के लेक्चर का आरंभ किया जाए। धन्यवाद उर्वशी। आज का विषय जिस पे मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ ये है दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा तंत्र। इस संकल्पना या थियरी का प्रतिपादन श्री बैरी बुजान ने किया था, और इस सुरक्षा तंत्र को अंग्रेजी में रीजनल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स थियरी के नाम से भी जाना जाता है। इस अवधारणा या इस संकल्पना का मूल उद्देश्य यही था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी व्यवस्था थी उसको समझने के लिए किसी प्रकार की एक निर्देशित संकल्पना का विकास किया जाए, और इसके लिए बैरी बुजान ने यह संकल्पना दक्षिण एशिया के संदर्भ में प्रतिपादित की। इसकी विवेचना से पहले मैं आपको कुछ सैद्धांतिक पक्षों की तरफ एक ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जिसमें हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध में मुख्य विवाद या मुख्य जो डिबेट है वह चर्चा उदारवाद, लिबरलिज्म या यथार्थवाद, रियलिज्म के ऊपर निर्धारित है। इस चर्चा का मूल उद्देश्य यही था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को सही ढंग से समझाया जा सके और उसके अनुरूप राज्यों या राष्ट्रों के व्यवहार को सही ढंग से उसकी विवेचना की जा सके। सबसे पहले यदि हम उदारवाद या निर्माणवाद की बात करें तो उदारवाद यानी लिबरलिज्म और इसके साथ जो इसकी 21वीं सदी में जो एक संकल्पना है निर्माणवाद यानी कंस्ट्रक्टिविज्म, इसको रचनावाद भी कहते हैं। इन दो अवधारणाओं की अगर हम चर्चा करें तो ये विदित होगा कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जब यूरोप में एक सुरक्षा का वैक्यूम या सुरक्षा का की जो हानि थी उसकी पूर्ति के लिए जब एक नई व्यवस्था की बात की गई तो उसमें परस्पर सहयोग की आवश्यकता को महसूस किया गया। इस उदारवादी अवधारणा के अंदर यह माना जाता है कि राष्ट्रों के स्वयं के हित हर हालत में सर्वोपरि होते हैं, लेकिन इसके पश्चात भी राष्ट्र किन्हीं मुद्दों पर परस्पर सहयोग के लिए साथ आ सकते हैं, और उसमें सुरक्षा या सामूहिक सुरक्षा एक महत्वपूर्ण अंग है। तत्पश्चात इस अवधारणा को दोबारा विकसित किया गया, उसमें अनेक आर्थिक घटक जोड़े गए, और ये माना गया कि आर्थिक व्यापार, स्वतंत्र व्यापार, क्षेत्रीय व्यापार संबंध, इन सब आदि के लिए एक विशेष प्रकार से संगठन या एक संघीय व्यवस्था या प्रणाली का विकास किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार का सहयोग गैर परंपरागत रूप में माना जाता था, क्योंकि यह माना जाता था कि जितनी भी संकल्पनाएं हैं वह ये इस ओर इंगित करती हैं कि हर एक राष्ट्र अपना हित और अपनी शक्ति का निरंतर विकास या उसका विस्तार करने में की ओर ही उन्मुख है। इसलिए उदारवादी व्यवस्था को या उस चिंतन को उसकी अनुपालना करने वाले राष्ट्र बहुत कम हैं। लेकिन ऐसा माना गया कि जब आर्थिक व्यवस्थाएं या आर्थिक अवसरों का पर्याप्त उपलब्धता होगी तो इस प्रकार की व्यवस्था का निर्माण होना संभव है। शीत युद्ध के पश्चात भी एक और संकल्पना या एक और विषय को बल मिला हुआ है, यह था अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की एक संभावना। क्या एक इस प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय निर्मित किया जा सकता है जो कि किसी भी राष्ट्र को, जो कि अपनी शक्ति, राजनीतिक व आर्थिक शक्ति का विस्तार इस प्रकार से करे कि अन्य राष्ट्रों को चुनौती मिले? क्या इस प्रकार की चुनौती को रोकने के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का निर्माण हो सकता है? तो शीत युद्ध के पश्चात इस प्रकार की भी एक अवधारणा इस उदारवाद की ओर इंगित करती है कि जैसा कि उदाहरण देखने में आता है कि नाभिकीय अस्त्रों की जो संधियां हैं अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, वह शीत युद्ध के पश्चात इस बात को बल देती हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था का निर्माण संभव है। इसके विपरीत अगर हम सैद्धांतिक पक्ष के दूसरे अगर पहलू को देखें तो उदारवाद व निर्माणवाद के विपरीत यथार्थवाद व संरचनावाद की दो व्यवस्थाएं सामने आती हैं या दो अवधारणाएं सामने आती हैं। यथार्थवाद वैसे तो
उदारवादी व्यवस्था या संकल्पना से पूर्ववर्ती है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि यह किस प्रकार से उदारवादी चिंतन को चुनौती देती है या उसकी किस प्रकार से आलोचना करती है। इसमें जो सबसे छोटी इकाई मानी गई है वह राज्य या राज्य को एक संपूर्ण अविभाज्य इकाई के रूप में माना गया है, और यह माना गया है कि राज्य अपनी सीमा, अपना क्षेत्रफल, अपने आर्थिक हित और अपनी राजनीतिक व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वातावरण से उसको सुरक्षित रखने के लिए अपनी ताकत और बाह्य हितों अपने हितों को बाह्य और उन्मुख करता है। इसका यह भी मायने है कि जो बाह्य कारक इन किसी भी घटकों को चुनौती देते हैं, उन घटकों को राज्य की सुरक्षा के अंग के रूप में देखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में यथार्थवादी चिंतन अराजकता को महत्व देता है और ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में चूंकि किसी प्रकार का एक सार्वभौम सत्ता का अभाव है, इसलिए अराजकता यह अनेक राज्यों को इस प्रकार की प्रेरणा देती है कि अपनी सुरक्षा या अपने हितों की वह सबसे ज़्यादा उसकी बलवर्ती या प्रतिपादन करें। इसके चलते राज्यों के परस्पर संबंध ही युद्ध व शांति के अवसर तय करते हैं, क्योंकि अगर परस्पर सुरक्षा या परस्पर होड़ का भाव दो राष्ट्रों के बीच में होगा तो इसका जाहिर है कहीं ना कहीं असर युद्ध के व शांति के अवसरों पर पड़ना लाजमी है। इसके अतिरिक्त यह भी माना जाता है क्योंकि हर राज्य के अपने संसाधन, उसकी अपने जनसंख्या बल और उसकी अपनी क्षमताएं विभिन्न हैं, इसलिए उनकी परस्पर शक्तियां भी उसका वितरण भी असमान है, और इस असमान शक्ति वितरण का प्रभाव एक प्रकार से असममित शक्ति संतुलन के रूप में देखने को मिलता है, जिसे हम असिमेट्रिक बैलेंस ऑफ पावर के रूप में भी जानते हैं। इस क्षमता का विभेद और इस शक्ति वितरण का अंतर परस्पर राज्यों के व्यवहार को प्रभावित करती है और एक प्रकार से जो उनकी प्रतिवारण क्षमता है या डिटरेंस है, उसके भी मानदंडों को तय करती है। चूँकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अराजकता यथार्थवादी चिंतन का अंग है, इसलिए वे किसी भी प्रकार के उत्क्रम की बात नहीं करते, और उत्क्रम जो कि हायरार्की है वह किसी प्रकार के एक इंटीग्रेटेड या समेकित व्यवस्था का निर्माण करती है, और वह इस यथार्थवादी चिंतन उसकी आलोचना करता है। केनेथ वॉल्ट्ज एक प्रसिद्ध नव यथार्थवादी या नियो रियलिस्ट सामाजिक चिंतक रहे हैं, और इन्होंने जो अपनी व्यवस्था दी उसके कुछ महत्वपूर्ण अंग हम अब चर्चा में लेंगे। उनके अनुसार राज्य राजनीतिक गठबंधनों के जरिए व सैन्य शक्ति के जरिए शक्ति संतुलन का निर्माण करते हैं, और चूँकि प्रत्येक राज्य अपनी स्वयं की क्षमताओं के बारे में विदित है, लेकिन अपने अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में जो अनिश्चितताएं हैं उसके बारे में वह सही मूल्यांकन नहीं कर पाते, इसलिए वे अपनी क्षमताओं को निरंतर बढ़ाते रहते हैं। यह एकल बढ़ावा भी हो सकता है या अलायंस सिस्टम या गठबंधनों के जरिए भी यह बढ़ावा हो सकता है। दक्षिण एशियाई औपनिवेशिक काल के उत्तरार्ध में आंतरिक व बाह्य शक्तियों के समीकरण व भू राजनीतिक व्यवस्था के अंग के रूप में शक्ति संतुलन के क्रमिक विकास का गवाह रहा है। यदि हम देखें दक्षिण एशिया में, तो उपनिवेशवाद के अंत के बाद जिस प्रकार से राज्यों का निर्माण हुआ, उसमें प्रत्येक राज्य भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो कि 71 में इसका जन्म हुआ, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और यहाँ तक कि अफगानिस्तान व मालदीव, ये सभी राज्य अपनी राष्ट्र पहचान के लिए उपनिवेश काल के उत्तरार्ध में अग्रसर रहे, और इसमें शक्ति संतुलन का सबसे अधिक महत्व था। शक्ति संतुलन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव नाभिकीय स्तरों के रूप में आया, जब भारत और पाकिस्तान में द्विध्रुवीय होड़ बनी और दोनों मुल्कों ने अपनी क्षमताओं को, सैन्य शक्ति को नाभिकीय स्तरों के साथ जोड़ना चाहा, और इस प्रकार से जो शक्ति संतुलन था वह एक प्रकार से असममित या असिमेट्री के रूप में उभर कर सामने आया।
एशिया में शक्ति तंत्र की क्या संकल्पना है और वह किस प्रकार से दक्षिण एशिया के इस तंत्र को प्रभावित करता है, यह भी जानना आवश्यक है। यदि हम हेनरी किसिंजर की शब्दों का आकलन करें, शक्ति संतुलन एक वैज्ञानिक संकल्पना से अधिक कुशल विद्वता का परिचायक है, तो ये माना जाना चाहिए कि जिस प्रकार से भारत ने अपनी विदेश नीति का संचालन आज़ादी के बाद किया और उसमें नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट या जो उससे जो उत्पादित या जनित व्यवस्था थी उसका जिस प्रकार से भारत ने संचालन किया, वह इस कुशल विद्वता जो शब्द हैं इसकी ओर इंगित करते हैं। पूर्वी एशिया में अमेरिका के प्रभुत्व के तत्वाधान में उत्क्रमिक व्यवस्था का पदार्पण हुआ, जिसमें चीन स्वयं को दूसरी बड़ी महाशक्ति के रूप में देखता है। यह जानना आवश्यक है कि एशिया में महाशक्ति के रूप में चीन, जापान, ये दो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद महान शक्ति के रूप में उभरे। भारत दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय शक्ति के रूप में अपनी पहचान बना पाया, परंतु पिछले अगर 2 दशकों का अगर मूल्यांकन करें और अगर एशियाई तंत्र की संकल्पना करें तो यह माना जाना चाहिए कि जहां चीन व जापान एक स्थापित महाशक्तियां थी, वहीं भारत की जो महत्वाकांक्षा है वह इस एशियाई तंत्र को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। और चूंकि भारत एक कड़ी है क्षेत्रीय दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय तंत्र की, वह एक एशिया के वृहद तंत्र की यह महत्वपूर्ण कड़ी है, इसलिए पाकिस्तान व अन्य दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का भारत से प्रतिस्पर्धा करना या उससे प्रेरित होना स्वाभाविक है। यह माना जाना चाहिए कि चूंकि संपूर्ण एशिया ही स्वयं उपनिवेशवाद के पश्चात की उपज है, अतः यहाँ अनेक राष्ट्र कुछ औपनिवेशिक काल की समस्याओं से जुड़े रहे और इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो घटक हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण चिंताएं हैं, वो ये हैं कि राष्ट्र जो उपनिवेश काल के बाद जिनका जन्म हुआ वह परस्पर सीमा विवाद से घिरे हुए थे। उनमें अनेक सांस्कृतिक व स्थानीय विविधताएं थी। इन विविधताओं को वह एक सूत्र में नहीं पिरो सके और राज्य को निरंतर न सिर्फ बाह्य शक्तियों से बल्कि आंतरिक शक्तियों से भी निरंतर चुनौती मिलती रही है। एशिया में अनेक राज्य इस प्रकार की स्थिति से जूझते रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो महान शक्तियां हैं, चूंकि शीत युद्ध के पश्चात अमेरिका ही सर्वोच्च सत्ता के रूप में दुनिया में स्थापित है, इसका भी एशिया के शक्ति संतुलन के अंदर या शक्ति तंत्र के अंदर एक विशेष महत्व है। अमेरिका का चीन के साथ संबंध न सिर्फ एशियाई शक्ति तंत्र को प्रभावित करता है, बल्कि इसका जो अन्य छोटे स्तर या यूँ कहिए कि निचले संस्तरों पर जो शक्ति तंत्र हैं, जैसे कि दक्षिण एशियाई शक्ति तंत्र, इस पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। यह जानना आवश्यक है कि किस प्रकार से अमेरिका व चीन के परस्पर संबंध एशियाई तंत्र व किस प्रकार से दक्षिण एशियाई तंत्र को वे प्रभावित करते हैं। अनेक सूक्ष्म क्षेत्र जैसे कि पूर्वी दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र, जहाँ पर दक्षिण चीन सागर विवाद है, भारत का पश्चिम बंगाल की खाड़ी व अरब सागर में जिस प्रकार से उसका प्रभुत्व है, उसको जो चुनौती देने का कार्य है, इन सभी 2 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हम ये देखने को मिलता है कि चीन व अमेरिका का व्यवहार कहीं ना कहीं इन 2 क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है। दक्षिण एशिया की सुरक्षा तंत्र की विवेचना वेरी वुजान ने विस्तार पूर्वक की है। उन्होंने माना है कि जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान का उदय हुआ वह इस सुरक्षा तंत्र की जननी है। उनका मानना था कि ये पारस्परिक असुरक्षा का भाव दोनों राष्ट्रों के उदय से जुड़ा हुआ है और जिस प्रकार से पाकिस्तान ने एक धर्म के आधार पर अपनी जो राजनीतिक राष्ट्र निर्माण की पहचान का रास्ता चुना और उसके विपरीत भारत ने जिस प्रकार से एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का और एक संघीय ढांचे का चुनाव किया, ये दोनों ही अपने आप में परस्पर एक दूसरे के विपरीत या यूँ कहिए कि विमुख
अवधारणाएं थीं और दोनों राष्ट्रों का उदय इसी असुरक्षा का आधार इन्हीं दो अवधारणाओं से पैदा होता है। यह माना जाना चाहिए कि पाकिस्तान ने जब 1950 में वन यूनिट प्लान का पदार्पण किया, उस समय यह एक बेहद यूनिटरी या कहिए एकीकरण या एकल ढांचे की तरफ अग्रसर हो रहा था और उस समय भारत संघीय ढांचे को बचाने के लिए अनेक क्षेत्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट में और इसके अतिरिक्त दक्षिण में तथा उत्तर में कश्मीर, इन सभी क्षेत्रों में जो असंतोष था उसको शांत करने के लिए तथा अपने राष्ट्रीय एकता को अक्षुण्ण करने के लिए संघर्षरत था। जिस प्रकार से ये समस्याएं छोटे राज्यों को भी प्रभावित करती रहीं और उसके बाद असंतोष का ही कारण था कि बांग्लादेश का जन्म हुआ। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अन्य ऐसे ये दो राष्ट्र जो कि धार्मिक आधार पर अपनी पहचान बनाए हुए हैं, इनमें भी परस्पर अनेक विविधताएं हैं जो कि अलगाववाद का कारण रही हैं। जिस प्रकार से बलोच अलगाववाद पाकिस्तान की असुरक्षा का कारण रहा है, उसी प्रकार से अफगानिस्तान के अंदर मध्य एशिया व ईरान से जो संबंध सांस्कृतिक गुट हैं, उनसे जो जनित असुरक्षाएं हैं वह अफगानिस्तान राष्ट्र को भी चिंता में डालती हैं। भारत की भूमिका न सिर्फ उसके आकार व उसकी विशालता पर आधारित है, बल्कि भारत का केंद्रीय या संकेंद्रित व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। दक्षिण एशिया की सुरक्षा तंत्र की या उसको परिभाषित करने में भारत का केंद्र में होना एक महत्व रखता है। इसका एक और भौगोलिक पक्ष यह है कि तमाम छोटे राष्ट्र जैसे कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये भारत की परिधि पर विद्यमान हैं और इसका विशेष महत्व इस रूप में भी है कि इनका भारत के ऊपर निर्भरता अनेक रूप में विद्यमान है, जैसे कि आर्थिक निर्भरता, सामरिक सैन्य निर्भरता, ऊर्जा क्षमताओं के विकास की निर्भरता, अन्य आर्थिक अवसरों की निर्भरता। ये सभी इन राष्ट्रों के लिए भारत का महत्व अधिक है। शीत युद्ध के पश्चात एशिया में महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा का क्षीण होना चीन के लिए एक अवसर प्रदान करता है और इसी अवसर का प्रभाव हम दक्षिण एशिया में चीन की बढ़ती ताकत के रूप में देखते हैं। चीन का संबंध अनेक दक्षिण एशियाई राष्ट्रों के साथ सुदृढ़ हुआ है। पाकिस्तान के साथ चीन के संबंध चिरपरिचित रूप में विदित हैं, परंतु पिछले कुछ वर्षों में यह भी देखने में आया है कि नेपाल, बांग्लादेश व श्रीलंका राष्ट्र भी चीन के साथ अपने संबंधों को सुधार रहे हैं या उनका विस्तार कर रहे हैं। ये सभी दक्षिण एशियाई सुरक्षा तंत्र में एक गुणात्मक पहलू हैं। इस तंत्र की परिभाषा या इसका परिधिकरण न सिर्फ राष्ट्र हित या उनके परस्पर संबंधों द्वारा भी निर्धारित है, बल्कि भौगोलिक स्थिति भी एक विशेष प्रकार की मदद प्रदान करता है। जिस प्रकार से उत्तर में हिमालय व दक्षिण में हिंद महासागर इसे अन्य भूभागों या अन्य भूराष्ट्रीय इकाइयों से अलग रखते हैं, दक्षिण एशिया इस रूप में एक क्षेत्रीय इकाई के रूप में सुरक्षित है। पश्चिम में अफगानिस्तान व पूर्व में म्यांमार इस ढांचे के अंग के रूप में देखे गए हैं, परंतु कुछ मायनों में इनका समागम आंशिक ही है। चीन का दक्षिण एशिया में हस्तक्षेप इस सुरक्षा तंत्र को नवीन परिभाषा देता है और एक रूप में बुझान इसको यह भी मानते हैं कि चीन का बढ़ता हस्तक्षेप हो सकता है कि दक्षिण एशियाई सुरक्षा तंत्र को एक वृहद आकार दे, जिसमें कि न सिर्फ दक्षिण एशिया बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया अपितु मध्य पूर्वी मुल्कों या उन देशों की भी कहीं ना कहीं भागीदारी हो सकती है। शीत युद्ध के उत्तरार्ध में सुरक्षा तंत्र का अनेक रूप से परिवर्तन देखने को मिलता है। यह पूर्व में ही विदित है कि दक्षिण एशियाई सुरक्षा तंत्र में प्रारब्ध से ही अनेक महाशक्तियों का हस्तक्षेप रहा।
जिस प्रकार से पाकिस्तान ने सिएटो व सेंटो नामक दो सैन्य शक्ति संगठनों के अंदर अपनी हिस्सेदारी स्थापित की, उसके प्रतिरूप भारत ने सोवियत संघ के साथ एक विशेष मैत्री संबंध प्रतिपादित किया और इस संबंध का आगे चलकर भारत के सैन्य विकास या सैन्य क्षमताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही। भारत चीन युद्ध व बांग्लादेश की उत्पत्ति इस सुरक्षा तंत्र के दो अन्य महत्वपूर्ण पड़ाव रहे। जिस प्रकार से भारत की एकल प्रभुता को भारत चीन युद्ध से धक्का लगा, वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश उत्पत्ति में जो भारत की भूमिका बनी, उससे उसकी क्षेत्रीय पहचान व क्षेत्रीय प्रभुता को पुनः स्थापित करने में मदद मिली। परमाणु अस्त्रों का सुरक्षा तंत्र में समीकरण होना या उसका एक घटक होना इसमें एक गुणात्मक परिवर्तन लाता है। जो असममित सुरक्षा या शक्ति संतुलन की हम बात करते हैं, वह मूल रूप से परमाणु अस्त्रों के ही संदर्भ में ज़्यादा देखी जानी चाहिए। जिस प्रकार से पाकिस्तान ने अपने परमाणु अस्त्रों का विकास किया, उसका एक महत्वपूर्ण पक्ष अमेरिकी महाशक्ति का दक्षिण एशिया में स्थायी रूप से स्थायित्व जमा होना उसका एक परिणाम है। और अमेरिका का दक्षिण एशियाई सुरक्षा तंत्र में न सिर्फ 9/11 के बाद उसकी भूमिका निर्धारित हुई, अपितु जो पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम व उसकी आंतरिक व्यवस्था इस ओर इंगित करती थी कि यह खतरा या यह चुनौती जो कि दक्षिण एशियाई सुरक्षा तंत्र का एक अंग हो सकती थी, इससे कहीं ज़्यादा वृहद हो सकती है। इसलिए अमेरिका की एक स्थायी स्थिति या ये कहिए अमेरिका की एक स्थायी उपस्थिति दक्षिण एशियाई सुरक्षा तंत्र का एक विशेष घटक है। 21वीं सदी में कुछ नए परिवर्तन या कुछ नए अंग सामने आए जो कि इस सुरक्षा तंत्र को पुनर्परिभाषित करते हैं। जिस प्रकार से शीत युद्ध के बाद मध्य एशियाई देश ऊर्जा के नए स्रोत व संसाधनों के रूप में देखे जा रहे थे, उसमें दक्षिण एशिया उसी की दौड़ में एक बड़ा बाजार के रूप में भी देखा जाने लगा। यह माना जाने लगा कि मध्य एशिया के जो तेल और गैस के विशाल भंडार हैं, इनका सुगमतापूर्वक दोहन व दक्षिण एशिया में इसकी एक विशेष खपत की जा सकती है। अनेक महाशक्तियाँ जिसमें कि अमेरिका व यूरोपीय संघ व उनकी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अनेक परियोजनाएं लेकर इसमें आई और जिनमें महत्वपूर्ण तापी परियोजना जिसकी चर्चा हम अक्सर कर सुनने में मिलती है, किस प्रकार से तुर्कमेनिस्तान के दौलताबाद गैस के भंडारों से गैस की पाइपलाइन अफगानिस्तान के वाया पाकिस्तान व भारत में लाई जा सकती है। इसी प्रकार से मध्य एशिया से अन्य तेल स्रोतों से भी पाइपलाइनों व टैंकरों के जरिए दक्षिण एशिया में ऊर्जा की विशाल मांग है उसको पूर्ति की जा सकती है। परंतु जिन राष्ट्रों के मध्य असुरक्षा का भाव है, क्या वह इस प्रकार की सहयोग या इस प्रकार की योजना में अपनी हिस्सेदारी कर सकेंगे, यह इस सुरक्षा तंत्र का एक गुणात्मक पहलू है। चीन जो कि अपना न सिर्फ सामरिक व सैन्य शक्तियों का विस्तार कर रहा है, उसके लिए ऊर्जा क्षेत्रों का दोहन भी एक बड़ी महत्वपूर्ण मांग है। वह न सिर्फ अफ्रीका महाद्वीप अपितु एशिया के आंतरिक क्षेत्रों में भी इन राष्ट्रों के साथ अनेक महत्वपूर्ण संबंध स्थापित कर चुका है तथा चीन की आर्थिक क्षमताएं इतनी विशाल हैं कि उन्होंने कैस्पियन सागर से जो ऊर्जा के स्रोत हैं उनको चीन के प्रशांत तटीय क्षेत्रों तक जोड़ दिया है। ये एक रूप में देखा जाए तो दक्षिण एशिया की नाकामी या उनकी नाकाबिलियत का ही एक अवसर था जो चीन ने अपने हित के लिए उसको इस्तेमाल कर लिया। दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्रों में भी चीन अपने स्थायित्व या अपनी आर्थिक पहुंच बना रहा है। पाकिस्तान के जरिए वे अनेक पाइपलाइनों का निर्माण करना चाहता है जिससे कि ऊर्जा, गैस व तेल की खपत उनके आंतरिक क्षेत्रों में
खास तौर पे जिन क्षेत्रों में विकास कम हुआ है, सिंकियांग या तिब्बत के आंतरिक क्षेत्र, वहाँ तक इन ऊर्जा के स्रोतों को ले जाया जा सके। अमेरिका के साथ एशिया में अनेक राष्ट्र भागीदारी कर रहे हैं। चीन की भागीदारी, चीन को शांतिपूर्ण प्रयास या चीन की क्षमताओं का शांतिपूर्ण विकास, अमेरिका के साथ ये संबंधों की परिभाषा है, नई परिभाषा है। इसके अपितु भारत ने जो ये अमेरिका के साथ सामरिक भागीदारी का निर्माण किया है, यह एक दक्षिण एशिया के लिए एक विशेष शक्ति तंत्र का एक विशेष अंग है। ईरान अपनी ऊर्जा स्रोतों के साथ व अपने नाभिकीय कार्यक्रम के लिए जिस प्रकार से वह क्षेत्र में चुनौतियां पैदा कर रहा है, उसका प्रभाव भी हमें दक्षिण एशियाई सुरक्षा तंत्र में देखने को मिलता है। यह विदित है कि हमारा ईरान के साथ वृहद पैमाने पर तेल आयात का संबंध स्थापित है, परंतु जब ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगाए गए तो यह एक आवश्यकता बन गई कि भारत भी अपनी उन आयातित या ईरान के साथ उन तेल संबंधों को कम करे, और जिसका कि दबाव न सिर्फ हमारे अर्थव्यवस्था पर बल्कि हमारी अन्य सामरिक क्षमताओं पर भी पड़ा। ये सभी घटक इस बात की ओर भी इंगित करते हैं कि भारत की महत्वाकांक्षा या भारत की क्षमताएं न सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में है, अपितु भारत कुछ एशियाई क्षेत्रों के साथ भी अपनी संबंधों को स्थापित कर अपनी क्षमताओं को दक्षिण एशिया के वृहद पैमाने पर अपना विकास कर रहा है। और इसीलिए दक्षिण एशियाई शक्ति तंत्र में भारत का विकास, भारत की बढ़ती क्षमताएं एक विशेष बिंदु है। परंतु जैसे कि हमने शुरू में चर्चा की थी कि यथार्थवादी चिंतन कहीं ना कहीं अपने कुछ मूल या गूढ़ तत्वों की तरफ इंगित करता है, और यह तथ्य हमारे सामने आता है कि दक्षिण एशिया में अनेक संघर्ष इस प्रकार के भी हैं कि बदलते परिवेश में वे संघर्ष और या तो तीव्र हुए हैं या उनमें किसी प्रकार के कमी दिखाई नहीं दे रही है। यदि मैं आपको एक चित्र की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूं, तो आप देखेंगे कि यह वह इलाका है जहां पर चार देशों की सीमाएं आपस में एक दूसरे से मिल रही हैं। अगर हम सबसे बाईं तरफ से अगर हम इस चित्र को देखें तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सीमाएं, इसके बाद पाकिस्तान व भारत की सीमा, इसके अतिरिक्त भारत व चीन की सीमा। इन चार राष्ट्रों की सीमाएं लगभग 800 किलोमीटर के दायरे में परस्पर एक दूसरे के करीब विद्यमान है। और इन जो एरोज हैं, इन एरोज या इन इंगित क्षेत्रों की तरफ अगर आप देखें तो ये वह क्षेत्र हैं जिनमें अभी लगातार सीमा संघर्ष विद्यमान है। सबसे अगर बाईं तरफ से देखें तो अफ़गानिस्तान की जो डूरंड रेखा है, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य, इसमें यह इलाका कोनार का इलाका है। और कोनार क्षेत्र में यदि हम देखें तो इसमें अभी भी लगातार संघर्ष जारी है। अफ़गानिस्तान इस क्षेत्र से तालिबानी लड़ाके हैं उनको रोक पाने में नाकाम है, और पाकिस्तान अपने क्षेत्र में अफ़गान क्षेत्रों से आने वाले जो तालिबानी लड़ाके उनको रोक पाने में नाकाम है, जिसके चलते दोनों राष्ट्रों की सेनाएं परस्पर एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं और संघर्षरत हैं। इसके विपरीत अगर हम जम्मू कश्मीर का इलाका देखें तो राजौरी या पुंछ का क्षेत्र, इस क्षेत्र में आप देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान की सेनाएं परस्पर एक दूसरे पर न सिर्फ उग्र व्यवहार का आरोप लगाती हैं, बल्कि यह भी स्पष्ट रहा है कि पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद इस क्षेत्र में अनेक बार सीमा उल्लंघन व शांति उल्लंघन का स्रोत रहा है। यदि हम जम्मू कश्मीर के पूर्वोत्तर इलाकों की ओर देखें तो ये देखेंगे कि हम जो चीन के साथ हमारे इन दिनों सीमा विवाद उग्र हुआ है, उसमें दो नाम बड़े प्रमुखता से
मीडिया में भी चर्चा में रहे हैं। ऊपरी इंगित करता है वह दौलत बेग ओल्डी वह क्षेत्र, और निचला जो क्षेत्र है ये है चूमर सेक्टर। इन दोनों क्षेत्रों में भारत चीन की सीमाएं परस्पर एक दूसरे के साथ शक्ति प्रदर्शन में लगी रही हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इन लगभग 800 किलोमीटर के दायरे में 3 परमाणु अस्त्रों से लैस शक्तियां आपस में एक दूसरे संघर्षरत हैं, और चौथी शक्ति जो कि गैर परमाणु शक्ति है, लेकिन उसमें अमेरिका या ये कहिए अफगानिस्तान में अमेरिका की उपस्थिति एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुणात्मक इस पहलू उजागर करती है। किस प्रकार से दक्षिण एशिया का शक्ति तंत्र इस एकदम संगठक रूप में इस मात्र 800 किलोमीटर के दायरे में देखा जा सकता है। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यही है, सीमा संघर्ष व सीमा विवाद एक यथार्थ की ओर इंगित करता है, जहां पर सभी राष्ट्र अपनी क्षमताओं को सर्वाधिक रूप से विकास या सर्वाधिक रूप में विकसित देखना चाहते हैं। किसी प्रकार का सहयोग भारत व चीन या भारत पाकिस्तान में अनेक मंचों पर देखने को मिला है, वह इस प्रकार के विवाद या इस प्रकार के संघर्ष को कम करने में अभी तक मददगार साबित नहीं हुआ है। यदि हम अन्य पक्षों की तरफ देखें तो सुरक्षा तंत्र में द्विपक्षीय संबंध भी एक महत्वपूर्ण घटक हैं, और अनेक राष्ट्र, खास तौर पे हम छोटे राज्यों की बात करें तो श्रीलंका का एक महत्व दक्षिण एशियाई सुरक्षा तंत्र में बड़ा है। यदि श्रीलंका को देखा जाए तो श्रीलंका ने चीन के साथ अपने सामरिक संबंधों में अनेक सुधार किए हैं। खास तौर पे तमिल संघर्ष के पश्चात पश्चिम में जिस प्रकार से श्रीलंका की आलोचना की गई, उसमें चीन एक विशेष पहल के रूप में श्रीलंका की मदद के लिए आगे आया, और श्रीलंका में निवेश, श्रीलंका को आर्थिक मदद, और जिस प्रकार से श्रीलंका की वर्तमान सरकार के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए, वह दक्षिण एशिया में अनेक प्रकार के चिंताएं या अनेक प्रकार के चिंतनों को जन्म देता है। यह माना जाता है कि श्रीलंका चीन की जो रत्न श्रृंखला जिसे की संकल्पना है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, उसका एक विशेष अंग है। इस रत्न श्रृंखला की इस संकल्पना की विवेचना हम आगे करेंगे, पर यहाँ यह मानना आवश्यक है कि जिस प्रकार से अमेरिका ने हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया में अपना प्रभुत्व बनाया, उसी प्रकार से चीन भी हिंद महासागर में अपने प्रभुत्व के लिए महत्वाकांक्षी है, और हिंद महासागर, अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में चीन अपनी उपस्थिति को निरंतर बढ़ा रहा है। रत्न श्रृंखला की विवेचना करें तो बांग्लादेश में चटगांव में तेल शोधन संयंत्र, म्यांमार में सिटवे में नौसेना बंदरगाह, मालदीव के मराव द्वीप पर निगरानी अड्डा, पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह बहुउद्देशीय बंदरगाह, श्रीलंका में हम्बनटोटा में बहुउद्देशीय बंदरगाह, ये सभी चीनी निवेश हैं जो कि दक्षिण एशिया में बड़े पैमाने पर चीन की उपस्थिति को दर्ज कराते हैं। भारत का चीन के इस उपस्थिति से चिंतित होना स्वाभाविक है, परंतु यह एक यथार्थवादी चिंतन है जिसमें भारत की मूल चिंताएं इन रत्न श्रृंखलाओं की विपरीत, जो भारत की भू सीमा है जिसमें तिब्बत के साथ सटे क्षेत्र हैं, वह क्षेत्र चिंता का अधिक कारण है। यदि हम चीन की उपस्थिति के अतिरिक्त अन्य चीज़ों को देखें तो चीन पाक संबंध भी भारत के लिए किसी प्रकार का एक इशारा इंगित करते हैं। चीनी कंपनियां बलूचिस्तान में अनेक खनिज दोहन में संलग्न हैं। इसके अतिरिक्त 100 से अधिक परियोजनाओं में 10,000 से ज़्यादा चीनी श्रमिक कार्यरत हैं, तथा अफगानिस्तान के लिए चीन की जो पहल है उसमें भी पाकिस्तान पर से विशेष सहयोग
चीन अपेक्षा करता है। लेकिन चीन की मूल चिंता इस कारण से है कि जिस प्रकार से अलगाववादी ताकतें चीन के सिंकियांग प्रांत में कार्यरत हैं, उन अलगाववादी ताकतों का पाकिस्तान के उग्रवादी समूहों से विशेष संबंध है और पाकिस्तान आंशिक रूप से ही सिंकियांग से उग्रवादी संबंधों को रोक पाया है और इस प्रकार चीन और पाकिस्तान के संबंध में यह एक थोड़ा सा दबाव का क्षेत्र है। बुजान मानते हैं कि इन सभी नवीन गुणात्मक पहलुओं के विपरीत यदि देखा जाए तो कुछ नए अन्य धाराएं हैं या विचारधाराएं हैं जो कि इस दक्षिण एशियाई सुरक्षा तंत्र में परिवर्तन लाने में क्षमता रखती हैं। सबसे महत्वपूर्ण घटक बुजान पाकिस्तान की आंतरिक चुनौतियों को मानते हैं। जिस प्रकार से अब तक भारत पाकिस्तान एक द्विध्रुवीय व्यवस्था को दक्षिण एशिया में परिभाषित करते रहे हैं, इसके विपरीत 9/11 के पश्चात यह माना गया है कि पाकिस्तान पर अनेक आंतरिक दबाव बढ़ते गए हैं एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रखना, सैन्य प्रशासन को राजनयिक या यूँ कहिए लोकतांत्रिक प्रशासन के नीचे रखना एवं अतिवादी समूह जो कि उग्रवाद जिनसे प्रतिपादित है, ऐसे समूहों को नियंत्रण में रखना पाकिस्तान में दिन पर दिन मुश्किल होता जा रहा है और ये क्षमताएं उसे भारत के साथ होड़ करने में क्षीण करती हैं। दूसरा घटक है भारत व चीन की प्रतिस्पर्धा। जैसे कि बताया मैंने आपको रत्न श्रृंखला में किस प्रकार से चीन की उपस्थिति दक्षिण एशिया में बढ़ रही है। यदि भारत इसे चिंता के रूप में लेता है और एक यथार्थवादी चिंतन के अनुरूप अपनी क्षमताओं को चीन की क्षमताओं से कहीं टकराहट का विषय मानता है, तो यह संभव है कि यह टकराहट या यह प्रतिस्पर्धा दक्षिण एशियाई क्षेत्र से बाहर भी एक वृहद रूप ले ले, जिसमें एक नवीन उत्क्रम या नवीन एशियाई उत्क्रम की ओर दोनों शक्तियां अग्रसर हो जाएं। ऐसे में दक्षिण एशियाई सुरक्षा तंत्र गौण माना जाता है और यह माना जाएगा कि अनेक क्षेत्र जैसे कि दक्षिण पूर्वी एशिया या अफ्रीका या पूर्वी एशिया, अनेक ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पर भारत व चीन परस्पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। तीसरा जो बिंदु बुजान ने बताया वह यह था कि मध्य पूर्वी एशिया में जो सुरक्षा चुनौतियां हैं, जिस प्रकार से इराक, ईरान या अरब जगत में जो चुनौतियां हैं, वह इस कदर व्यापक हो सकती हैं कि उसका प्रभाव भी दक्षिण एशिया के सुरक्षा तंत्र में पड़ सकता है और ऐसे में भी यह तंत्र अपना वृहद रूप ले, क्योंकि हमने पहले ही चर्चा की है कि अमेरिका की उपस्थिति दक्षिण एशिया में एक स्थायी तत्व के रूप में अब देखी जा रही है। तो यह संभव है कि दक्षिण एशियाई सुरक्षा तंत्र किन्हीं रूपों में मध्य पूर्वी एशियाई देशों को भी उसमें समायोजित कर सके और इसमें ईरान खास तौर पे तथा अरब प्रायद्वीप के जो देश हैं, कतर, यमन, इनकी सुरक्षा के लिए भी किसी प्रकार का भारत अमेरिका एक प्रायोजित सहयोग कर सकते हैं। चूँकि भू राजनीति एक और इकाई को अपने समक्ष रखती है, वह है भू आर्थिक घटक, तो यह भी महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से भारत की बढ़ते बाजार के रूप में क्षमताएं, भारत की सूचना प्रौद्योगिकी में उसकी बढ़ती क्षमताएं, भारत का विश्व सैन्य उत्पाद का एक बड़ा खरीदार होना, कृषि उत्पादों की खपत का एक बड़ा बाजार होना एवं भारत में ढांचागत निर्माण की अभी विशाल क्षमताएं, ये सभी घटक एक रूप में भारत को एक विशेष दर्जा देती हैं और यह दर्जा आर्थिक भू राजनीति का एक विशेष पक्ष है जो कि भारत की महत्वपूर्ण स्थिति को दर्शाती हैं। इसे भी हम चाहेंगे कि ये दक्षिण एशियाई सुरक्षा तंत्र के रूप में देखा जाए, चूँकि पश्चिम से आने वाला निवेश इन क्षेत्रों में अपने हितों की सुरक्षा चाहेगा और यह जब भी संभव है जब भारत एक 6 या 7% की विकास दर से अपना विकास कर सके और इसके लिए न सिर्फ आर्थिक सुरक्षा बल्कि भौतिक, सामरिक व सैन्य सुरक्षा का होना भी आवश्यक है।
क्या हम सार्क के देशों या सार्क के व्यवस्था या सार्क संगठन को भी इस सुरक्षा तंत्र का किसी पहलू के रूप में चर्चा कर सकते हैं? यद्यपि बैरी बुजान ने किसी प्रकार के आर्थिक पक्ष का अपनी संकल्पना में समावेश नहीं किया, परंतु बदलते परिवेश में यह एक आवश्यकता के रूप में है कि हम आर्थिक परिवेश को भी सामरिक व सैन्य परिवेश का अंग बनाएं। और जिस प्रकार से भारत की अभी चर्चा की कि किस प्रकार से भारत की क्षमताएं दक्षिण एशिया के सामरिक उत्क्रम को, स्ट्रेटेजिक ऑर्डर को परिभाषित करता है, इसमें आर्थिक क्षमताएं निश्चित ही एक महत्वपूर्ण भूमिका रखती हैं। यह यहाँ पर इंगित करना महत्वपूर्ण होगा कि किस सार्क के देशों के मध्य का व्यापार, जिसमें भारत लगभग 65% का योगदान करता है, भारत की प्रभुता को या भारत की संकेंद्रित भूमिका को दर्शाता है। भारत पाकिस्तान के परस्पर संघर्ष के चलते अनेक छोटे राष्ट्रों को परस्पर आर्थिक व्यापारिक संबंध स्थापित करने में बाधा होती है। जिस प्रकार से अफगानिस्तान अपना सामान दक्षिण एशिया के अन्य राष्ट्रों को नहीं बेच पाता है, उसी प्रकार से नेपाल, बांग्लादेश भी परस्पर व्यापार में कुछ दिक्कतें या कुछ बाधाओं को महसूस करते हैं। यह इसका एक मूल स्रोत भारत पाकिस्तान का परस्पर संघर्ष ही है। परंतु अर्थशास्त्री यह भी मानते हैं कि इन सब चिंताओं के मध्य यह इकाई जो सार्क दर्शाती है, वह परस्पर रूप में एक कमज़ोर इकाई है। और इसी से पता चलता है कि घरेलू उत्पाद का मात्र 0.8% ही ये परस्पर व्यापार करते हैं, जबकि पूर्वी एशिया के देश में परस्पर व्यापार सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 27% है। तो यह माना जाना चाहिए कि दक्षिण एशिया के क्षेत्रों में या राष्ट्रों में परस्पर व्यापार की संभावनाएं, अनेक संभावनाएं हैं जिन्हें कि अभी फलीभूत होना है, और उनका फलीभूत होने से यह दक्षिण एशिया के सुरक्षा तंत्र पर एक विशेष प्रभाव डालेगा। हम इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि अनेक ग्राफ ये दर्शाते हैं कि पिछले 10 वर्षों में किस प्रकार से इन राष्ट्रों ने अपनी आर्थिक प्रगति की है, चाहे वह स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, या अपने आर्थिक प्रति व्यक्ति आय का क्षेत्र हो। दक्षिण एशिया एक विकसित क्षेत्र है और यहाँ विकास दर अन्य क्षेत्रों के मुकाबले अधिक है। इसका एक और मानक है, वह यह है, यदि हम 1980 से 2010 का यदि आंकड़ा देखें तो कृषि का घरेलू उत्पाद में योगदान कम हुआ है। यह एक सकारात्मक संकेत है कि यहाँ की अर्थव्यवस्थाएं विकसित हो रही हैं। ये आप चाहे भारत के संदर्भ में देख लें, चाहे भूटान के संदर्भ में देखें, चाहे बांग्लादेश के संदर्भ में देखें, यहाँ तक कि नेपाल के संदर्भ में आप देखेंगे कि अर्थव्यवस्थाओं में ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। इसका यही मायने है कि निर्माण अथवा सेवा के क्षेत्रों में विकास अधिक है और उनका योगदान बढ़ा है, और कृषि का योगदान तुलनात्मक रूप से कम हुआ है। प्रति व्यक्ति आय के रूप में यदि आप देखें तो भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान सभी ने एक विकास या यूँ कहिए कि सकारात्मक परिवर्तन दर्ज किया है। हालांकि हम उसे दक्षिण पूर्वी राष्ट्र जैसे मलेशिया, थाईलैंड जैसे राष्ट्रों के साथ उनकी तुलना नहीं कर सकते, परंतु दक्षिण एशिया की जो विशेष परिस्थितियां हैं, जिसमें अनेक राजनीतिक चुनौतियां हैं, उनको देखते हुए यह परिवर्तन एक सकारात्मक परिवर्तन है। इसी प्रकार से जैसे मैंने आपसे चर्चा की थी कि सेवा का क्षेत्र एक महत्वपूर्ण इशारा है या महत्वपूर्ण घटक है, जिससे हम ये पता करते हैं कि किस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था का विकास है। और उसमें बांग्लादेश, भूटान हालांकि सेवा क्षेत्र को विकसित नहीं कर पाया है। पाकिस्तान, भारत के सेवा क्षेत्र का आधार सूचना प्रौद्योगिकी रहा है। ये सभी दक्षिण एशिया में आर्थिक परिवर्तन की ओर
महत्वपूर्ण इशारा करते हैं। इसके अतिरिक्त 3 या 4 नए हम घटकों को भी दक्षिण एशिया के सुरक्षा तंत्र की परिभाषा में सम्मिलित कर सकते हैं। खाद्य सुरक्षा एक महत्वपूर्ण आयाम है, क्योंकि दुनिया की 1.7 अरब जनसंख्या इसी क्षेत्र में रहती है। किसी प्रकार की खाद्य असुरक्षा अनेक समस्याओं को जन्म दे सकती है। भारत पाकिस्तान ने अपनी खाद्य सुरक्षा को विशेष रूप से सुदृढ़ किया है, परंतु छोटे राष्ट्र जैसे कि नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यहाँ पे खाद्य सुरक्षा एक चुनौती के रूप में बनी हुई है और दक्षिण एशिया में यह एक निर्भरता का कारण भी हो सकती है। ऊर्जा सुरक्षा एक और महत्वपूर्ण घटक है, चूँकि यह देश लगभग 5% की विकास दर से अधिक की विकास दर को दर्ज कर रहे हैं और यह विकास दर 2 दशकों से भी अधिक इसकी गति रही है। यह इस ओर इशारा करता है कि ऊर्जा की मांग आने वाले दशकों में अनेक रूप से बढ़ेगी और इसके लिए भी हमें दक्षिण एशिया में इनके समुचित प्रयास करने होंगे। हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं किस प्रकार से मध्य एशिया के तेल व गैस के भंडार व उनका दक्षिण एशिया के बाज़ारों के साथ संबंध एक भू राजनीतिक चिंतन के रूप में बढ़ा, लेकिन जिस प्रकार से अफ़गानिस्तान की स्थिति ने उसको एक निराशाजनक पहलू प्रदान किया, वह आने वाले वर्षों में हो सकता है कि एक सकारात्मक पहलू के रूप में उभर जाए। पर्यावरण हमारे लिए एक चुनौती के रूप में है, क्योंकि हमारी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, हमारा जो ऊर्जा के संसाधनों का दोहन व उसका उपभोग अनेक पर्यावरणीय दबाव पैदा कर सकता है। वह विकसित राष्ट्र इस ओर दक्षिण एशिया के इस विकास को एक चुनौती के रूप में देख सकते हैं। इसके लिए भी हमें आने वाले समय में या दशकों में एक घटक के रूप में इसे देखना होगा। एक और नवीन पहलू जो कि सामने आया है वह यह है कि जैविक खतरे भी अनेक रूप में सुरक्षा तंत्र को प्रभावित करते हैं। अफ्रीका में जिस प्रकार से एबोला वायरस का प्रभाव या पूर्वी एशिया में जिस तरीके से एवियन फ्लू का प्रभाव, या यूँ कहिए कि पाकिस्तान में जिस प्रकार से पोलियो अभियान को विफल करने के लिए उग्रवादी तत्व कार्य कर रहे हैं, इन सभी घटकों का प्रभाव हमारे दक्षिण एशिया के सुरक्षा तंत्र पर भी पड़ना लाजमी है। और हम ये मानते हैं कि इनके लिए भी या इनसे भी आने वाले समय में यह संभव है कि देश अब स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए परस्पर सहयोग करें। अतः यह माना जाना चाहिए कि दक्षिण एशियाई सुरक्षा तंत्र जिस प्रकार से बैरी बुज़ान ने उसकी संकल्पना की, वह एक यथार्थवादी चिंतन का मूल रूप थी, परंतु कालांतर में इसमें अनेक परिवर्तन आए। किन्हीं संस्तरों पे महाशक्तियों का हस्तक्षेप रहा, वह अनेक आर्थिक, सामरिक व अन्य गैर परंपरागत पहलुओं का इसमें समावेश होता रहा और यह अपने आप में एक जटिल चिंतन का विषय बन गया है। और यह माना जाना चाहिए कि दक्षिण एशियाई सुरक्षा तंत्र की अगर समुचित विवेचना करनी हो तो हमें यथार्थवादी चिंतन के अतिरिक्त जो गैर परंपरागत स्रोत हैं उन स्रोतों से भी उस चिंतन को पोषित करना होगा और हम एक संपूर्ण एक तंत्र की विवेचना बेहतर ढंग से कर पाएंगे। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस लेक्चर के लिए। और क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है तो मैं आपसे कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछ पाऊँ जो कि हमारे छात्र भी जानना चाहेंगे। तो सर, वर्तमान में भारत पाकिस्तान संबंध किस प्रकार से सुरक्षा तंत्र को हम परिभाषित कर सकते हैं? भारत पाकिस्तान का संबंध बैरी बुज़ान ने अपनी दक्षिण एशियाई सुरक्षा तंत्र की एक रीढ़ की हड्डी के रूप में देखा है, यानी उसे एक मूल आधार माना है कि जिस प्रकार से ये दो राष्ट्र दो विपरीत अवधारणाओं के आधार पर इन्होंने जन्म लिया, एक इस्लामी पहचान के आधार पर, दूसरा धर्मनिरपेक्ष के आधार की पहचान में, यह असुरक्षा का कारण बनाते हैं। परंतु जैसा कि मैंने आपको बताया प्रारंभ में कि उदारवादी चिंतन यह इस ओर इशारा करता है, इंगित करता है कि
अनेक परिस्थितियां इस प्रकार की जनित होती हैं जहां पर कि दो असुरक्षित राष्ट्र किन्हीं मुद्दों पर सहयोग कर सकते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं, जिस प्रकार से बासमती चावल का पेटेंट अमेरिका में, उस पर भारत और पाकिस्तान ने सहयोग किया, ऐसे अनेक अनेक क्षेत्र कालांतर में सामने आए हैं जहां पर भारत पाकिस्तान ने सहयोग किया है। यहाँ तक कि हम एक दूसरे की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उसमें भी हमने एक दूसरे के प्रति सहयोग का रवैया अपनाया है। तो यह देखना होगा कि आने वाले समय में यदि आर्थिक चुनौतियां बेहतर ढंग से दोनों देश सहयोग के जरिए अगर उन्हें हल कर सकते हैं, तो उस लाभ को सामरिक लाभ में क्या ये दोनों राष्ट्र परिवर्तित कर सकते हैं। ऐसा अनेक क्षेत्रीय संगठनों में देखने को मिला है और ऐसा कोई कारण नहीं कि यह दोनों देश यहाँ भी इस प्रवृत्ति को लागू कर सकें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर इसका जवाब देने के लिए। और इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मेरा है कि जो छोटे देश हैं उनका सुरक्षा तंत्र, उनके लिए क्या क्या चुनौतियां हैं इसमें? जी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, यहाँ तक कि श्रीलंका, ये छोटे राष्ट्र हैं। इनके साथ एक और दुविधा ये है कि ये अंतर सीमा क्षेत्र में यानी लैंडलॉक्ड हैं। ये इन छोटे राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था अगर हम देखें तो उपनिवेश काल के पश्चात ये एक कृषि उन्मुख व्यवस्थाएं थीं। इनकी अर्थव्यवस्थाओं में कृषि का एक बड़ा योगदान रहा। ये निर्माण और सेवा के क्षेत्रों से जुड़ी व्यवस्थाएं नहीं थी और भारत पर इनकी निर्भरता न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि इनकी दैन्य नित्य सामग्रियों के लिए भी इनकी निर्भरता बनी रही। यह देखना होगा कि किस प्रकार से ये अपनी अर्थव्यवस्थाओं में वह ढांचागत परिवर्तन ला सकें जिससे कि इनकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो सकें। परंतु दक्षिण एशिया का एक जो विशेष भौगोलिक स्थिति का पहलू वह यह है कि नेपाल, भूटान, इनके उत्तर में एक महाशक्ति चीन भी विद्यमान है और चीन का एक विशेष भूमिका इन राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था में अब देखने को मिल रही है। तो यह देखना होगा कि क्या ये परंपरागत चिंतन के रूप में क्या भारत को इस परिवर्तन का स्रोत मानते हैं या क्या चीन भारत को इसमें स्थानांतरित करके जगह ले लेता है और वह क्या इनके परिवर्तन का स्रोत बनता है। जी जी, शुक्रिया सर इसके लिए भी। और सर हम आगे बढ़ें इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जिस विषय पे आज चर्चा हुई है इसी के ऊपर सर कोई एक दो पुस्तक या किताबों के नाम आप बताएं जो हमारे छात्र पढ़ सकते हैं। जी, मैं जिस पुस्तक का हवाला दूंगा वह बैरी बुजान और ओले वीवर की किताब है रीजन एंड पावर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी। इस पुस्तक में उन्होंने दक्षिण एशिया के रीजनल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स या उस संकल्पना का विस्तार से विवेचन किया है। और इसके अतिरिक्त केनेथ वॉल्ट्स की भी लेख हैं और उनका अध्ययन किया जा सकता है। लेकिन संकल्पना का जहाँ तक सवाल है उसके लिए बैरी बुजान की पुस्तक रीजन्स एंड पावर्स प्रमुख है और छात्र उसको पढ़ें। उसमें अनेक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई है। जी सर। और सर जैसे कि आपने एकदम लेक्चर के शुरू होते ही आपने बात की थी बैरी बुजान की और उनकी जो एक रीजनल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स थ्योरी है। जी। सर क्या आप उसको बहुत ही ब्रीफली हमारे लिए कर सकते हैं? ये बुजान ने देखिए एक नव यथार्थवादी चिंतन के आधार पर उन्होंने ये व्यवस्था या उसकी विवेचना करने का प्रयास किया। जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संकल्पनाओं में एक तरह का प्रवाह है कि हम अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को समझने का प्रयास करते हैं और उसमें एक बड़ा जो परिदृश्य वह अराजकता का माना जाता है। ये माना जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चूँकि कोई सरकार या कोई सत्ता नहीं है, उस किसी प्रकार की जो सार्वभौम सत्ता का अभाव अपने आप में एक अराजकता पैदा करता है। ऐसे में अनेक भौगोलिक क्षेत्र इस प्रकार के हैं जहाँ पर कि किसी प्रकार की स्थानीय सुरक्षा तंत्र या सुरक्षा यूँ कहिए पहलुओं से जनित एक व्यवस्था का निर्माण देखने को मिलता है और वह उसको परिभाषित करने के लिए जब बैरी बुजान ने अपनी संकल्पना को जन्म दिया तो उन्होंने दक्षिण एशिया को अपना एक केस स्टडी या यूँ कहिए कि एक आधार बनाया और उन्होंने एक बताया कि चूँकि ये एक द्विध्रुवीय व्यवस्था, द्विध्रुवीय मीन्स दो धड़े जो कि भारत और पाकिस्तान की निरंतर सिक्योरिटी या सुरक्षा खामियों या उनकी चिंताओं से जनित है जी।
उससे उभरती हुई ये व्यवस्था प्रतिपादित है। और उनका कहना यह था कि इस क्षेत्र में जब तक ये दो द्विधरीय व्यवस्था बनी रहेगी तब तक ये जो चिरकाल से जो संबंध है या जो असुरक्षाओं के आधार हैं ये बने रहेंगे। परंतु जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में जो परिवर्तन हुए, उन्होंने एशियन सुपर कॉम्प्लेक्स की अवधारणा की भी बात की, यानी एक महातंत्र एशिया में उत्पन्न हो रहा है और हो सकता है कि भारत की भूमिका उस महातंत्र में ज़्यादा हो बजाय कि दक्षिण एशियाई सुरक्षा तंत्र में। तो इस प्रकार की जो परिवर्तन या जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के जो परिवर्तन है वो किस प्रकार से स्थानीय सुरक्षा तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं, इसके बारे में भी बेईबुजान ने लिखा। और इस संकल्पना का रोचक पक्ष यही है कि ये भारत को एक प्रमुख स्थान प्रदान करते हैं और भारत चूँकि कई संस्थानों पर एक कड़ी के रूप में न सिर्फ एक क्षेत्रीय बल्कि एक एशियाई बल्कि अब तो यूँ कहना चाहिए कि विश्व स्तरीय व्यवस्था में भी भारत की भूमिका देखी जाने लगी है। तो इन तीनों ही संस्थानों पर भारत की भूमिका इस क्षेत्रीय तंत्र की अवधारणा को और रोचक बनाती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ खूब डिस्कशन करने के लिए, इस लेक्चर के लिए। और इसी के साथ मैं आप अपने दर्शकों से इजाज़त देना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, नमस्कार।